आज हम 11वीं कक्षा का पाठ 2 अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में संकलित पत्रकारिता के विविध आयाम नामक विषय पर चर्चा करेंगे। तो पत्रकारिता क्या होती है, सबसे पहले हम यही बताएंगे। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है और जिज्ञासा जो है वो पत्रकारिता का मुख्य तत्व है। ठीक है, अब बारी आती है पत्रकारिता के प्रकार की। सबसे पहला है खोजपरक पत्रकारिता, फिर है वॉचडॉग और तीसरा है एडवोकेसी पत्रकारिता। तो खोजपरक पत्रकारिता क्या होती है कि भाई जो घटनाओं को खोज कर निकालती है। कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब किसी बड़ी घटना को लोगों से हम छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो खोज पत्रकारिता होती है वो ऐसी घटनाओं को खोज कर लोगों के सामने लाती है, तो उसे हम कहती है खोजपरक पत्रकारिता। उसके बाद है वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग क्या होती है? गड़बड़ी का पर्दाफाश, सरकारी कामकाज पर निगाह रखना। तो कई बार ये होता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना होता है और कहीं भी अगर कोई भी गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना होता है। उसके बाद है एडवोकेसी पत्रकारिता, किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाना। तो ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर से अभियान चलाते हैं। तो इस तरह की पत्रकारिता को हम एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। उसके बाद है सूचनाएं समाज को प्रभावित करती है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो सूचनाएं हैं वो समाज को प्रभावित करती है, क्योंकि जो सूचनाएं होती हैं उनमें ऐसा मतलब वो तत्व होता है कि वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और वह चाहे हमारे पास आस पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया की ही सूचना क्यों न हो। तो ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। तो कई बार ये होता है कि जो हर सूचना है वो समाचार नहीं होती। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि भाई अब मान लीजिए किसी आदमी को किसी कुत्ते ने काट लिया, तो कोई वो जो सूचना है वो हमारे लिए समाचार थोड़ी है, वो समाचार नहीं है। और है ना, अगर हम रिश्तेदारों, अपने सहकर्मियों से उनसे कुशल से हम पूछते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उनसे आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों का, तो वो भी हमारे लिए समाचार नहीं होता। उसके बाद है समाचार। समाचार क्या होता है? किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और अधिक से अधिक प्रभाव लोगों पर पड़ रहा हो। अब है समाचार के तत्व। सबसे पहले है नवीनता। नवीनता क्या होता है? यानी कि किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि वह नया यानी कि ताज़ा हो। और कहा भी जाता है कि भाई अगर कोई घटना जितनी ताज़ा होगी तो उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। दूसरा क्या है? निकटता। यानी कि किसी भी समाचार संगठन में समाचार के महत्व का मूल्यांकन, अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक, दर्शक, श्रोता या समूह के कितने करीब हुई है। तीसरा है प्रभावशाली, कि वो जो घटना है वो प्रभावशाली होनी चाहिए, उस घटना का लोगों पर अधिक से अधिक प्रभाव हो। अधिक लोगों पर घटना के प्रभाव से जो समाचार का महत्व है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद है जन रुचि या लोक रुचि। अब जन रुचि या लोक रुचि क्या होता है? किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक होता है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, वे उसके बारे में जानना चाहते हो। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बहुत बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो। अब है टकराव या संघर्ष। टकराव या संघर्ष क्या होता है? किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के रूप में उसके चयन की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की जो स्वाभाविक दिलचस्पी होती है और उसका सीधा असर जो है वो लोगों पर पड़ता है, तो वो उससे बचना चाहते हैं और इसीलिए उसके बारे में जानना चाहते हैं। उसके बाद है महत्वपूर्ण लोग। प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में आम लोगों की रुचि, यानी कि हम महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, प्रसिद्ध लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। अभी जैसे जो सुशांत एक्टर था
उसकी जो मृत्यु हुई थी, जो उसने सुसाइड किया था, तो उसके वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था और लोगों ने उसके बारे में जानने में दिलचस्पी दिखाई। उसके बाद हम चलते हैं उपयोगी जानकारियाँ। उपयोगी जानकारियाँ क्या होता है कि अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार माने जाती है जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है, और ये लोगों की उपयोगी सूचनाएं, ये लोगों के लिए उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती है। मसलन स्कूल कब खुलेंगे, ठीक है, तो किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा आदि। उसके बाद है अनोखापन। अनोखापन क्या होता है? अनहोनी, असाधारण या अस्वाभाविक बात समाचार है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भैया पुरानी कहावत है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो वह खबर नहीं होती, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो वह खबर है, यानी कि वो अपने आप में स्वाभाविक नहीं है या किसी रूप में असाधारण है, वही समाचार है। उसके बाद है पाठक वर्ग। पाठक वर्ग क्या होता है? यानी कि पढ़ने वाला वर्ग, श्रोतागण, दर्शक। तो समाचारों के महत्व के आकलन में ऑडियंस का प्रभाव जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। समाचार पत्र और रेडियो टीवी चैनलों का एक खास पाठक दर्शक समाचार जो होता है वो श्रोता वर्ग होता है। तो समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते समय अपने पाठक वर्ग की रुचियों और ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। उसके बाद है नीतिगत ढांचा। विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक ही नीति होती है। इस नीति को हम क्या कहते हैं? उसे हम संपादकीय नीति कहते हैं। उसके बाद है भाई डेडलाइन। डेडलाइन क्या होती है कि आम तौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक समय सीमा होती है, यानी कि हम एक समय के अंदर ही, एक समय सीमा के अंदर ही हम समाचार पत्र को हम प्रकाशित करते हैं, उसकी खबरों को हम छापते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि उसे हम डेडलाइन कहते हैं। अब संपादन का अर्थ क्या होता है? अखबार में छपने वाली किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना, यानी कि पढ़ने योग्य बनाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संपादन। उसके बाद है संपादन के सिद्धांत। सबसे पहला क्या है? तथ्यों की शुद्धता। तो तथ्यों की शुद्धता उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। अब तथ्यों की शुद्धता क्या होती है वो आप देखिए। सबसे पहला है भी एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब होते हैं। तो इस तरह जो हमारे सामने जो भी तथ्य आते हैं वो हमारे लिए सटीक होने चाहिए, लेकिन समाचार में हम किसी भी यथार्थ को अत्यंत सीमित चयनित सूचनाओं और तत्वों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचनाओं और तथ्यों का चयन करते हैं और किन्हें हम छोड़ देते हैं। उसके बाद है वस्तुपरकता, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। अब वस्तुपरकता और तथ्यपरकता दोनों में काफ़ी समानता होती है, लेकिन दोनों के बीच में अंतर भी होता है। उस अंतर को समझना जरूरी होता है। ये एक जैसे होते हुए भी दोनों विचार अलग अलग होते हैं। तो जो तथ्यपरकता का जो संबंध होता है वह वस्तुपरकता से होता है कि भाई कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। तो किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से ही बनी हुई छवियां समाचार मूल्यांकन की हमारी क्षमता को प्रभावित करती है और हम इस यथार्थ को उन छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद है भी निष्पक्षता, जिसे हम कहते हैं फेयरनेस। तो एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना भी बहुत जरूरी होता है। तो उसकी निष्पक्षता से ही उसके समाचार संगठन की साख बनती है, और यह साख तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी का पक्ष लेते हुए सच्चाई को सामने लाता है। उसके बाद है संतुलन। संतुलन क्या होता है? यानी कि बैलेंस। तो निष्पक्षता की अगली कड़ी संतुलन है। आमतौर पर मीडिया पर यह आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलित नहीं है, यानी कि वह किसी एक पक्ष की ओर झुका हुआ है। तो आमतौर पर समाचार में संतुलन की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हो और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो। उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, स्रोत। सूचना का कोई स्रोत आवश्यक। तो हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई न कोई स्रोत का होना आवश्यक होता है। तो
इस तरह किसी भी दैनिक समाचार के लिए हम पीटीआई भाषा, यूएनआई जैसे समाचार एजेंसियां और स्वयं अपने ही संवाददाताओं और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। उसके बाद है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता क्या होती है भाई, यानी कि कम शब्दों में ही अपनी बात को कह देना। तो समाचार की साख को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक होता है कि इसमें शामिल की गई सूचनाएं या जानकारी का कोई स्रोत हो और वह स्रोत इस तरह की सूचना या जानकारी देने का अधिकार रखता हो, यानी कि मतलब उसकी जो शब्दों की जो सीमा है वो सीमित होनी चाहिए। कई बार ये होता है कि भाई हम कम शब्दों में ही अपनी बात को कह देते हैं, यानी कि गागर में सागर भरना। उसके बाद है भाषा में कसावट। जिस भाषा में समाचार लिखा जा रहा हो उसमें किसी स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे उसकी कसावट का पता चलता है। मान लीजिए हम संभ्रांत वर्ग की किसी महिला को अगर यदि हम औरत कह दें, औरत लिख दें, तो वह भाषा में भद्दापन लगेगा। इसी प्रकार मुहावरों व लोकोक्तियों का जो प्रयोग है वो समाचार की भाषा में लोच पैदा करता है। उसके बाद है सरलता। सरलता क्या होता है, यानी कि इजी टू रीड, यानी कि पढ़ने में आसानी होना। तो समाचार लिखते समय हमें कठिन व बोलचाल में कम प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो समाचार के सबसे कम पढ़े लिखे तबके को भी ध्यान में रखकर ही कोई समाचार लिखना चाहिए। जैसे दृश्य की जगह हम लिख दें नजारा, शव की जगह लिख दें हम लाश या डेड बॉडी, विद्यालय की जगह हम लिख दें स्कूल। ठीक है। उसके बाद है पत्रकार की 4 बैसाखियाँ। अब 4 बैसाखियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहले है सच्चाई, यानी कि जो पत्रकार है उसके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, यानी कि वो जो भी लिखे तो लिखने से पहले तथ्यों की पूरी जांच परख और उसकी पुष्टि कर ले, उसे बयानों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाचारों में अफवाहों को जगह न मिले। दूसरा क्या है हमारा संतुलन। संतुलन क्या होता है? सच्चाई की कसौटी पर कसे जाने के बावजूद यह अनिवार्य है कि तथ्यों, बयानों और आंकड़ों के इस्तेमाल में संतुलन रखा जाए। और तीसरा हमारा क्या आता है भाई? वो हमारा आता है निष्पक्षता, यानी कि किसी पत्रकार के लिए पक्षपात अपशब्द की तरह है। जो पत्रकार अपने समाचारों में निष्पक्ष नहीं हो सकता तो वह पत्रकार नहीं हो सकता। और इसका जो लास्ट का बिंदु है वो क्या है? स्पष्टता, यानी कि पत्रकारिता में जो है वो अस्पष्टता का दोष नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी वो अपना समाचार लिखे उसमें बिल्कुल वो स्पष्ट लिखे, साफ साफ लिखे, किसी भी प्रकार का मतलब भ्रम पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। अब है पत्रकारिता के अन्य आयाम। तो सबसे पहला है हमारा संपादकीय पृष्ठ। संपादकीय पृष्ठ क्या होता है? किसी भी अखबार का सबसे पहला पेज, तो जिसके ऊपर जो है मुख्य खबरें लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संपादकीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। तो संपादकीय पृष्ठ के ऊपर आपको सारी मुख्य खबरें मिल जाती है। उसके बाद है टिप्पणियों का व्यापक और सीधा असर। तो हम कई बार जो है ना अखबारों में मतलब टिप्पणियां की जाती है किसी भी मतलब है ना बड़ी हस्ती को लेकर, तो उसका जो सीधा सीधा असर है वो लोगों के ऊपर पड़ता है, और बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि जो समाज का काफ़ी बड़ा वर्ग होता है वो उससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है, और कहा भी गया है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती वह एक तस्वीर कह देती है। तो उदाहरण के तौर पर गुजरात में 2002 में हुए भीषण दंगों की कहानी को केवल एक फ़ोटो ने सारी दुनिया को बता दिया था, और इस फोटो में एक व्यक्ति अपने हत्यारों से बचने के लिए हाथ जोड़कर उनसे जान बख्श देने की विनती कर रहा था। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं फोटो। टिप्पणियों का लोगों पर सीधा सीधा और व्यापक असर होना। उसके बाद है कार्टून कोना। कार्टून कोना क्या होता है भाई? कार्टून कई बार अखबारों में है ना हम कार्टून देख लेते हैं, मतलब है ना जैसे कोई राजनेता होता है उसके ऊपर व्यंग्य किया जाता है तो उसका कोई मतलब कार्टून बना देते हैं। तो कार्टून के माध्यम से जो है वो समाचार जो है वो लोगों को काफ़ी हद तक छू जाते हैं, और एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय होते हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियाँ कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट का है वो क्या है? रेखांकन और कार्टोग्राफ। तो रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर वो टिप्पणी भी करते हैं। तो क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक एक मतलब ग्राफ
बना दिया जाता है और उस ग्राफ के माध्यम से हम जो भी बात समझाना चाहते हैं वो पूरी एक नज़र में सबको हम समझा सकते हैं। और कार्टोग्राफी का जो प्रयोग होता है वो समाचार पत्रों के अलावा टेलीविज़न में भी होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा